आइए आज देखते हैं बहिर्जात बलों में हिमानी प्रक्रम द्वारा बनने वाली कुछ स्थल आकृतियों को। हिमानी हमारी इस पृथ्वी पर लगभग 10% भूभाग पर हिमानी फैली हुई हैं और ये हिमानी हमें कहाँ मिलती हैं और हिम की चादर कहाँ है, या तो ये उच्च अक्षांशों में है और या फिर ऊंचाई पर पर्वतों पर मिलती हैं। तो पर्वतों पर इसकी मिलने की यानी आइस के मिलने की एक सीमा है और वह सीमा हमारे वायुमंडल में जैसे ही हम ऊपर ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो ये क्षोभ मंडल की ये विशेषता है कि जैसे ही हम ऊपर बढ़ेंगे यानी 160 किलोमीटर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री तापमान में कमी आ जाएगी और ये कमी आते आते 0 डिग्री हो जाती है। जहाँ 0 डिग्री हो जाती है वहाँ पर बर्फ जमने शुरू हो जाती है और ये 0 डिग्री जहाँ पर होती है उसे ही आइस रेखा कहते हैं। और ये आइस रेखा भूमध्य रेखा पर 6000 मीटर की ऊंचाई पर है और हिमालय पर ये 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। वहीं ध्रुवों पर ये 0 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि ध्रुवों पर ये स्थल के पास ही होती है और वहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो आइए देखते हैं कि इसके प्रक्रम से, बर्फ के प्रक्रम से यानी हिमानी द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो हिमानी भी हमारी 3 प्रकार की होती हैं। एक तो आइस कैप होती है, यानी कि वह बर्फ जो केवल किसी भूभाग को कवर किए हुए रहता है उसे आइस कैप कहते हैं। दूसरा पर्वत हिमनद, ये वह हिमनद है जो पहाड़ों पर पाई जाती है और पहाड़ों पर एक बर्फ की चादर चोटियों पर होती है, उसे पर्वत हिमनद कहते हैं। अगला है गिरिपद हिमनद। ये गिरिपद हिमनद वह हिमनद हैं यानी वह हिमानियाँ हैं जो कि पर्वतों के निचले भागों में पाई जाती हैं और ये उच्च अक्षांशों में ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि निम्न अक्षांशों में गर्मी ज़्यादा होती है और आइस रेखा ऊंची होती है। तो पर्वतपदीय मैदानों में या पर्वतपदीय स्थानों पर ये हिमानी नहीं मिलती। तो आइए अब देखते हैं हिम द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके बारे में। तो हिम द्वारा 2 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। नंबर 1 अपर्दित भू आकृतियाँ और नंबर 2 निक्षेपित भू आकृतियाँ। तो ये अपर्दित भू आकृतियाँ वह आकृतियाँ हैं जो पृथ्वी को काट कर बनाई जाती हैं और निक्षेपित आकृतियाँ वह आकृतियाँ हैं जो कि पृथ्वी पर निक्षेपण करके यानी अवसाद लाकर जमा करके जो आकृति बनती है वो निक्षेप जनित भू आकृतियाँ होती हैं। तो आइए हम पहले देख लेते हैं अपर्दित भू आकृतियाँ। तो दोस्तों हमारी पहली भू आकृति है एरेटे। एरेटे वह भू आकृति है जब हम बर्फ अपने स्थान से बहना शुरू होता है तो उसके मध्य में आने वाली चट्टानों को वो काटना शुरू कर देता है और ये काटते हुए ये चट्टान जो है बहुत पतली एक रेखा के रूप में खड़ी रहती है और इस पतली रेखा को, ये बहुत ही पतली रेखा को एरेटे नाम से जानते हैं। और ये एरेटे बनती है तो इसकी दोनों तरफ से हिमानी से घिसना शुरू कर देती है और घिसकर ये केवल नोकदार एक पर्वत, एक कटक जैसा दिखाई देता है, यानी मछली के जैसे रीढ़ की हड्डी होती है वैसे ही मछली के सीधे रीढ़ की हड्डी की तरह ये दिखाई देती है। और दूसरी है वर्ग शारूढ़। वर्ग शारूढ़ में यही इस आकृति के और बर्फ के बीच में एक दरार सी दिखाई देती है, उस दरार को वर्ग शारूढ़ कहते हैं। यानी एक बर्फ बह रहा है और उस बर्फ के बीच में और चट्टान के बीच में एक हल्की सी दरार दिखाई देगी और इसी दरार को हम वर्ग शारूढ़ कहेंगे। और दूसरा शार्क अथवा क्वाम। शार्क और क्वाम जब बनता है जब कोई पहाड़ की चोटी और इस चोटी पर बर्फ ऊपर से गिरता है और इस बर्फ के पिघलने से यहाँ पर एक ऐसी आकृति बन जाती है, यानी कि जैसे आराम कुर्सी होती है उस आराम कुर्सी के अनुसार एक आकृति बनती है और इस पर इस साइड में कटाव होता रहता है, तो इसे शार्क कहते हैं। इस खड़े हुए आराम कुर्सी जैसी आकृति को शार्क कहते हैं। और जब यही शार्क
किसी चट्टान पर, इस चट्टान पर जैसे शार्क बनना शुरू हुआ, एक शार्क इधर बना और दूसरा शार्क इधर विकसित हो गया और ऊपर का कुछ हिस्सा बचा हुआ रहता है और ये शार्क अपने पीछे की तरफ ये कटान करना शुरू कर देता है और ये इधर से कटान करता है और ये इधर से कटान करता है। तो दोनों तरफ से कटान होते होते बीच में एक छेद हो जाता है और इस छिद्र से आर पार दिखाई देने लगता है। तो जब इस छिद्र से आर पार दिखाई देता है तो इस छिद्र को, यानी पहाड़ के उस भाग को, जो चोटी ऊपर तो सलामत रहती है और बीच में उसके आर पार छेद हो जाता है, तो उसी छेद को कोल या काठी नाम से जानते हैं। और ये कोल भारत में इंदिरा कोल नाम से ये बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ पर एक चोटी है जिसे बर्फ ने दोनों तरफ से काट कर एक बहुत बड़ा छेद बना दिया है, जिसे इंदिरा कोल नाम से जानते हैं। अगला है क्रेन एवं टेल। क्रेन टेल ये वह आकृति जब बनती है जब बर्फ बहता हुआ जाता है और उसके बीच में कोई टीला बन जाता है। तो इस टीला को, यानी कि ये मजबूत पत्थर का टीला होता है बेसाल्ट का, तो इस टीले पर जब इधर से बर्फ चढ़ती है तो ये इसे इधर से घिसना शुरू करती है और इधर जाके इधर ये तो गिरती रहती है। तो इधर कम घिसती है तो इधर ज़्यादा घिसती रहती है। तो ये इधर का भाग जो है वो क्रेन यानी टेल के आकार का हो जाता है, इधर क्रेन के आकार का होता है, तो इसे क्रेन और टेल कहते हैं। इधर सीधी चढ़ाई होती है, इधर कटी हुई चढ़ाई होती है। और एक है हमारी फर्न और नीवे। ये फर्न या नीवे वह आकृति होती है जब किसी क्षेत्र में बर्फ जमा होता है और वो बर्फ जमा रहता है, वो कोई कार्य नहीं करता, यानी वो इधर उधर नहीं जाता है, एक बराबर आकृति में जब बर्फ जमा हो जाता है तो इसे फर्न या नीफे नाम से जानते हैं। अगली है फ्यार्ड। फ्यार्ड जब बनती है जब बहुत सी कठोर चट्टानें, यानी ये बेसाल्ट की बनी हुई चट्टानें होती हैं और ऊपर खड़ी रहती हैं और इनके बीच से होकर बर्फ बहती है और इन बहने के बर्फ के द्वारा इसमें कटाव किया जाता है और ये जो कुछ भाग खड़े हुए रहते हैं, इन खड़े हुए भागों को फ्यार्ड नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये फ्यार्ड तट भी होता है जो नॉर्वे में पाया जाता है, क्योंकि नॉर्वे में आइस रेखा बहुत ही नीचे है, तो ये समुद्र के पास ही मिलता है और वहाँ पर समुद्र का तट होता है, तो वहाँ पर ऐसी ही आकृतियाँ मिलती हैं, इसलिए वहाँ उसे फ्यार्ड तट नाम से जानते हैं। अगला है हमारा सुरंग। और ये सुरंग तब बनता है जब कोई ऊंची चोटी पर बर्फ पड़ना शुरू होती है और इसे काटना शुरू कर देती है। तो एक इधर से शार्क बनता है और एक इधर शार्क बनता है, एक इसके सामने शार्क बनता है और एक इसके पीछे साइड में भी शार्क बनता है। तो ये चारों तरफ से 3-4 शार्क 5 शार्क जब बन जाते हैं किसी चोटी में, तो उसे काटना शुरू कर देते हैं और बीच का ये भाग नुकीला खड़ा हुआ दिखाई देता है और इसी भाग को शार्क हार्न नाम से जानते हैं। हार्न या सुरंग नाम से इसे जानते हैं। अगला है हमारा हिम सोपान यानी ग्लेशियस स्ट्रैटबे। हिम सोपान जब बनते हैं जब कभी कहीं पर कठोर और मुलायम चट्टानें नीचे ऊपर पाई जाती हैं, यानी कि समानांतर नीचे ऊपर कठोर और चट्टानें और मुलायम चट्टानें पाई जाती हैं, तो कठोर चट्टानें तो रुकी रहती हैं और मुलायम चट्टानें जल्दी कट जाती हैं, तो इसलिए वहाँ पर एक सीढ़ी नुमा आकृति बन जाती है और इससे होकर हिम बहता है, तो इसे हिम सोपान कहते हैं। वहीं हिम प्रपात भी होता है जब ये आकृति लंबी होती है, यानी कि सीधी आकृति के बाद में कुछ ऊंचाई से नीचे बर्फ बहना शुरू होता है, तो इसे हिम प्रपात कहते हैं। ये वही है जैसे जल प्रपात होता है और वैसे ही ये हिम प्रपात होता है। और दोस्तों एक लटकती घाटी बनती है। तो हम लोग जानते हैं कि पर्वत एकदम से ही नहीं बनते, पर्वत धीरे धीरे उठते हैं और जब धीरे धीरे पर्वत ऊपर उठते हैं तो उन पर पहले नदियाँ बहती हैं और नदियों द्वारा घाटियाँ बनाए दी जाती हैं और जब वो ऊपर उठ जाते हैं और ऊपर उठते हैं आइस रेखा पर जब पहुंच जाते हैं तो उस पर बर्फ जमना शुरू होती है। तो जब बर्फ जमकर उन्हीं नदियों की बनी हुई घाटियों में बर्फ बहना शुरू करती है तो वो नदी द्वारा वी आकार की घाटी पहले बनाई जाती है और इस घाटी में जब बर्फ भरती है और बर्फ बहना शुरू होती है तो बर्फ के साथ जो पत्थर कंकड़ होते हैं वो इसे वी आकार की घाटी को नीचे तलहटी में और साइडों में पार्श्व कटान करके इसे यू आकार की घाटी में बदल लेते हैं। तो इस
घाटी को जहाँ से बर्फ बहता है वहाँ ये यू आकार की घाटी मिलती है और इस यू आकार की घाटी से हिमनद बहती है। अगला है नोनाटक। और ये नोनाटक वह स्थान होते हैं, यानी वह स्थलाकृतियाँ होती हैं जहाँ पर कोई बहुत ही मजबूत चट्टान या ज्वालामुखी की ग्रीवा खड़ी हुई होती है और इस खड़ी हुई ग्रीवा पर बर्फ जब चलती है तो इस पर ये घिसाव करती है और ये मजबूत होने की वजह से ये खड़ी रहती है और एक साइड में तो घिस जाती है, इधर बहुत ही कम घिसती है और नीचे से घिसती है। इसे नोनाटक नाम से जानते हैं। अगला है हमारा ये टार्न वह स्थलाकृति है जब कहीं पर बर्फ बहती हुई किसी स्थान को नीचे के लिए काट देती है, यानी यहाँ पर कुछ मुलायम चट्टानें होती हैं तो बर्फ इसे काटती हुई बहती है और जब ये काटती हुई बहती है तो ये स्थान थोड़ा ज़्यादा नीचे हो जाता है और जब नीचे हो जाता है तो इसमें नीचे बर्फ पिघल जाती है और पानी भर जाता है। इसे टार्न नाम से जानते हैं। और ये यू आकार की घाटी हमारी जो बनती है उसी में इधर से दूसरी एक यू आकार की घाटी जब आ जाती है तो इसे लटकती घाटी कहते हैं। इस घाटी को जो कि इस पर यू आकार की घाटी पर लटकती हुई दिखाई देती है इसे लटकती घाटी कहते हैं। और ये यू आकार की घाटी होती है जो कि हमारे हिमनद द्वारा बनाई जाती है और इसी यू आकार की घाटी पर जब दूसरी घाटियां इधर उधर से यू आकार की सहायक हिमनद मिलते हैं तो ये उस पर लटकती हुई घाटी जैसी प्रतीत होती हैं। और अगला है रासमुताने ये वह आकृति है जिसे भेड़ की जैसी आकृति मानते हैं, यानी जैसे कि भेड़ बैठी हुई हो ऐसी आकृति बन जाती है, यानी कि कोई बहुत बड़ी शिला रास्ते में पड़ती है और वो शिला एक तरफ से कटती है और दूसरी तरफ थोड़ी खड़ी हुई रहती है और इस बड़ी शिला को दूर से देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि भेड़ बैठी हो और ये कई शिलाएं जब एक साथ में होती हैं तो ये लगता है कि पूरे भेड़ों का रेवड़ बैठा हुआ हो, तो इसी आकृति को रासमुताने नाम से जानते हैं। अगला है स्काउट या टंग। स्काउट या टंग वह आकृति है जब किसी स्थान पर हमारी यू आकार की घाटी बहती है और उस यू आकार की घाटी में कुछ बर्फ आगे के लिए निकली हुई यानी लटकती हुई मालूम होती है, जैसे कि जिब्या नाम से जीभ जैसे बाहर निकलती है ऐसी आकृति बन जाती है तो इसे स्काउटन नाम से भी जानते हैं। और कभी कभी दरारों में बर्फ फंस जाती है तो उस दरारों में फंसी हुई बर्फ की आकृति भी जिब्या रूप जैसी होती है तो उसे भी स्काउट या टंग नाम से जानते हैं। अगला है स्पर रीजन वह स्थान है, यानी ये वह स्थान होते हैं जहाँ पर ये यू आकार की घाटियाँ कई यू आकार की घाटियाँ एक दूसरे से मिली हुई होती हैं और ये हिमनद बहता है तो इसमें इधर उधर से आकर कई यू आकार की घाटियाँ मिलती रहती हैं और ये सहायक हिमनद बनते रहते हैं। तो इस पूरे क्षेत्र को यानी इस पूरे रीजन को इस पर रीजन कहते हैं। जैसे कि नदियों द्वारा बीहड़ बनाए जाते हैं वैसे ही हिमानियों द्वारा इस पर रीजन बनते हैं। और ये झील होती है जिसे पैटरनास्टक झील कहते हैं और ये झील वहाँ पर बनती है जहाँ समुद्र से ये हिम प्रपात यानी हिमफाल होता है और ये हिमफाल जब नीचे गिरता है पहाड़ों से पर्वतों से, ये जब चोटियों से हिमफाल ये नीचे होता है तो ये बर्फ के टुकड़े नीचे गिरकर और यहाँ पर जो आकृति होती है उसे झील के नुमा बना देते हैं यानी काट देते हैं और वो कटी हुई जाकृत झील बन जाती है जिसमें के ऊपर से बर्फ के टुकड़ों के द्वारा पिघल कर पानी भर जाता है और ये पानी स्वच्छ वाटर होता है यानी कि ये मीठा पानी होता है। इस मीठे पानी को स्पेशल नाम दिया जाता है पैटरनास्टर झील और ये हमारी पैटरनास्टर झील होती है। ये लगभग हिमानियों के अंतिम भाग में बनती है और इसे भाग को पैटरनास्टर झील के नाम से जानते हैं। और आगे आइए हम देखते हैं कि निक्षेप जनित भू आकृतियाँ कौन सी हैं। तो दोस्तों निक्षेप जनित भू आकृतियों में सबसे पहली और सबसे प्रसिद्ध भू आकृति है ट्रम्बलिन
और ये ट्रम्बलिन भू आकृति जब बनती है, जब हिमनद बहते हैं, यानी कि हिम बह रहा है और हिम बहते हुए उसमें जो पर टुकड़े और जो भी अवसाद पाए जाते हैं उनका जमाव होने लगता है। और ये जमाव इतना बड़ा होता है, यानी कि ये बहुत बड़ा जमाव होता है। और ये दोनों तरफ से तो इसमें ढाल तीव्र होता है और ऊपर ये सीधा होता है। तो ये एक उल्टी टोपी या उल्टी नाव के आकार का होता है, तो इसे ड्रमलिन कहते हैं। और ये बहुत बड़ा आकार का होता है। ये ड्रमलिन कनाडा में पाए जाते हैं। ये पर्वतों पर बहुत कम पाए जाते हैं। ये ड्रमलिन ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला है एस्कर। और जब यही हिमनद आगे बहते हैं तो ये हिमनद द्वारा पतली पतले आकार में ये पत्थरों के टुकड़ों को जमा किया जाता है और इस जमा किए गए आकार को एस्कर नाम से जानते हैं। वहीं दोस्तों, जब ये टुकड़ों को ये साइटों में जमा करते हैं और जब इन टुकड़ों को बीच में जमा किया जाता है, यानी कि ये हर जगह इन टुकड़ों को जमा किया जाता है और इनसे होकर बीच बीच से ये धाराएं या हिमनद निकलता है, तो इसे केम या केटल नाम से जानते हैं और ये जमाव होता ही रहता है। अगला है हमारा हिमोड़। हिमोड़ वह आकृति होती है जैसे कि हमारे नदियां मियांडर बनाती हैं, वैसे ही हिमानियां हिमोड़ बनाती हैं। और ये हिमोड़ हिमानी जब बहती हुई जाती है तो ये अपने दोनों तरफ अवसादों को जमा करती हुई जाती है और उस जमा किए गए आकृति को ही हिमोड़ नाम से जानते हैं। ये हिमोड़ कई तरीके के होते हैं, यानी कि अगर दो नदियां या दो हिमनद बह रहे हैं तो वो ये बीच में भी हिमोड़ का जमाव करेंगे और इधर भी जमाव करेंगे, तो ये हिमोड़ बनेगा। ये पार्श्व हिमोड़ होगा, ये मध्य हिमोड़ होगा। अगला है हिमनद अपक्षेप या टिल। हिमनद अपक्षेप या टिल वह आकृति होती है जब ये और आगे जहाँ पर बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है वहाँ पर अवसादों को जमा करके और रेत और बजरी से एक मैदान के रूप में आकृति बन जाती है, यानी कि एक मैदान बन जाता है। उस मैदान को हिमनद अपक्षेप या टिल नाम से जानते हैं। अगला है संदूर या सेंदर। संदूर या सेंदर वह आकृति होती है जो ये हिमनद टिल के आगे, यानी कि बहुत छोटे छोटे अवसादों द्वारा, रेत और कंकड़ों द्वारा ये आकृति बनाई जाती है और इस आकृति से हिमनद का पिघला हुआ पानी बीच से बहता हुआ दिखाई देता है, यानी कि कई धाराओं में ये बहता है और बीच बीच में ये रेत जमा हो जाती है, तो इसे संदूर या सेंदर नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो हुई हमारी हिमनद द्वारा निर्मित कुछ स्थल आकृतियाँ, और उम्मीद है कि यही सारी स्थल आकृतियों को हमने कवर कर लिया है। और ये स्थल आकृतियाँ इतनी ही मिलेंगी, हर एक किताब में आपको इतनी स्थल आकृतियाँ एक साथ नहीं मिल सकती, और हमने कोशिश की है कि आपको ये सारी स्थल आकृतियाँ एक साथ ही बता दी हैं। तो दोस्तों, अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।